कहीं ना कहीं मुझे तो उसमें साजिश की बू भी आती है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में लोग मिठाई खा के सो जाएं और गोलियां चलें और किसी को कोई आहत ना हो और खूंखार इस प्रकार का एक आरोपी फरार हो जाए। इस व्यक्ति का भागना कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि पहले तार जुड़े हुए हैं। किन बड़े प्रभावशाली लोगों से इसकी मुलाकात रही, किन के संपर्क में रहे और कैसे इतने दिन के बाद भी सिर्फ पुलिस नाकाबंदी कर रही है, तो सरकार की मंशा ही शायद नहीं है उनको पकड़ने की। कांग्रेस के समय में भी ये लोग इसी प्रकार इसी राजस्थान में थे, इसी प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देते थे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के संवेदनशील विषय पर इसको विवादित नहीं करके राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाकर इसमें ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो, इसके लिए कोई बात उठे तो अच्छी लगे। मैं समझता हूं कि हर चीज़ का राजनीतिकरण करना उचित नहीं। सरकार के मंत्री इसमें लिप्त हैं, सरकार के मंत्रियों के पास में मैसेज आ रहे हैं, पुलिस से पहले संदेश सरकार के मंत्रियों के पास में आ रहा है, जो इस बात को दर्शाता है कि उनकी पूरी रुचि थी, वो इस इंतजार में थे कि कब उनके पास समाचार आए। अन्यथा किसी मंत्री के पास इतना त्वरित समाचार आना किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं आ सकता जिसमें मंत्री की रुचि नहीं है। जहाँ तक मिलीभगत का प्रश्न है, मैं कहता हूँ इस प्रकार के आधारहीन आरोप लगाना लोकतंत्र में एक अच्छी परंपरा नहीं है। जब तक कोई स्थायी ठोस प्रमाण नहीं हो तब तक ऐसे विषयों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और मैं तो इतना कह सकता हूँ कि इसमें दोषी जो भी व्यक्ति होंगे किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इसमें सारे अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से राजस्थान की सरकार गंभीरता से, पुलिस विभाग इसको गंभीरता से देख रहा है और जो जो तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अनिल पाल की जो फरारी है, दरअसल उसी को लेकर बात हो रही है कि इस फरारी के पीछे मकसद क्या था। सुनील जी हैं जयपुर से, आपकी राय के साथ आगे बढ़ते हैं। सुनील जी। सुनील जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी बताएं। हाँ अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं सर। अश्विनी जी मेरा ये कहना है, आप देखो जब आनंदवाल जब मतलब पार हुआ उस टाइम पे जयपुर से ये अपने डेट माने में सबसे पहला कोई उस टाइम पे सीएम में मीटिंग हो रही थी, उस टाइम में सबसे पहला फोन गया था यूनुस खान के पास, न कोई गृह मंत्री के पास जाना चाहिए था। उसके बाद मुख्यमंत्री के सचिव के पास फोन गया। जनता भी सब समझती है कि सियासत दरअसल कहाँ से शुरू होती है। सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इशारा मैं समझ चुका हूँ। पीएन रछोया साहब, आपको लगता है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं किसी मिलीभगत का हिस्सा रहकर इस काम में अपनी भूमिका निभाई होगी? देखिए, पुलिस की चूक का होना तो चूक नहीं, अब साजिश की बात कर रहे हो। साजिश का हिस्सा का क्या पुलिस तो रही जब होगी? तक इन्वेस्टिगेशन हो, बेसिक चीज क्या है, आप अपन तो बेसिक मुद्दे पे आए। जेल डिपार्टमेंट के पास कोई इंटेलिजेंस ब्रांच नहीं है, जेल का और पुलिस का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। होम मिनिस्टर साहब जो भी बने हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या और किसी गवर्नमेंट के हों, वो जेल की तरफ देखते नहीं। जेल का और पुलिस का जब तक संपर्क सूत्र नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जेल का अपना खुफिया तंत्र नहीं होगा और पुलिस के खुफिया तंत्र के बीच में तालमेल नहीं होगा, तब तक ये वारदातें होती रहेंगी। मिश्रा साहब, आपकी भी राय जानना चाहूंगा, क्या इसी तरह वारदातें होती रहेगी? पुलिस पर इसी तरह हम आरोप लगाते रहेंगे और साजिश में यूं ही बेनकाब होती रहेगी? खाकी इसी तरह से वारदातें नहीं होती रहेगी यदि यह ध्यान दिया जाएगा कि जेल क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और जेल में रहने वाले अधिकारी क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहाँ का सिपाही एक महत्वपूर्ण सिपाही है। नहीं, आपके यहाँ खुफिया तंत्र है क्या, ये बताओ ना। आप तो अरे सुनो, आप मेरी बात तो सुनो। आपके यह इंटेलिजेंस जब तक यह नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाओं में रोकने में समस्या रहेगी। खुफिया तंत्र की जहाँ तक बात है, जो पुलिस डिपार्टमेंट का खुफिया तंत्र है वो स्टेट का खुफिया तंत्र है रछोया साहब, उसमें जेल अलग से नहीं है। जेल के अंदर की जहां तक बात है, जेल के अंदर हमारा सिपाही घुस नहीं सकता। बहस की बात नहीं महाराज, आप वो एंटर कर सकता है क्या? बहस की बात नहीं है। आपके कैदियों को क्या मेरे कहा कि सवाल ये है कि क्या इसमें खुफिया तंत्र की एंटर ही नहीं कर सकती बिना कोर्ट की परमिशन? चलिए, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये जेल के अंदर खुफिया तंत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है बिल्कुल खुफिया तंत्र। अरे तो हम पुलिस कैसे आप चलिए, मैं सुमन जी है उनसे बात करके बिस्सा साहब लौटता हूँ आपके पास में। पाली से सुमन जी जुड़ी है, बताएं आप क्या कहेंगे? हेलो जी। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब कैदियों की
पेशी जो भी होना है वो बाहर जाना नहीं चाहिए, उनको बाहर नहीं ले जाना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आप यहाँ पर जिक्र कर रही हैं बिस्सा साहब, जोधपुर में आपने इसकी शुरुआत की थी और यहाँ आपको लगता है कि जरूरत इस बात की थी, महत्वपूर्ण था इस मसले पर और इतने खतरनाक कैदी के लिए खास तौर पर? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था राजस्थान में कई वर्षों से जयपुर और जोधपुर जेल में है, और लेकिन उसमें जो रिमांड के जो प्रिजनर्स हैं जिनको केवल तारीख बदलवानी होती है, उनकी रिमांड उस पर किया जाता है जिसके अंदर पेशी देनी होती है। जब ये जो इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेशन लेवल होता है और जिस समय ट्रायल शुरू हो जाती है, जब गवाह शुरू हो जाते हैं, उस स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है। और यह वीडियो ऐसे में ऑप्शन होना चाहिए, यस, जेल में कोर्ट लगे। ऐसा है नहीं, जेलों में, यहाँ पर इस राजस्थान की जेलों में 365 पंजाब के वे लोग जो ब्लू स्टार पकड़े गए तो यहाँ रहे, और राजस्थान की जेलें उस सुरक्षा में बिल्कुल सशक्त रही। कश्मीर से पकड़े गए वे लोग यहाँ पर रहे, मजाल कोई घटना घटित हो जाए, क्यों कि महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। उस समय जेल के अंदर कोर्ट लगी थी और जेल के अंदर बाहर जाना नहीं पड़ता। चलिए पंकज जी, अब मैं जी पंकज जी आपका रुख करूंगा। सवाल सीधा हर बार सरकार पर खड़ा होता है, हर बार एक मंत्री की मंशा पर खड़ा होता है और हर बार ये नाकामी आपके ठीकरे फोड़ी जाती है कि सरकार का खुफिया तंत्र कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाता था और कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, देखिए अश्विनी जी, कोई इसमें बहुत साफ सा कहा कि इसमें कोई जो है जिस तरीके की सियासत हो रही है, सियासत ठीक नहीं है। और खुफिया तंत्र वाली बात नहीं थी, खुद ने कहा कि जेल में कोई खुफिया तंत्र नहीं होता है, और बाहर जिस तरीके का जो था, उन्होंने कहा कि एक जो प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस के तहत लिया जाता, जिस तरीके से उसमें सवाल यह है कि आपने ढील दी, मौका दिया आपने आनंदपाल को भागने का। देखिए सरकार मौका नहीं देती है, सरकार लगातार जो है, आप देखिए जो उसकी थी 6 पेशियां थी, 6 पेशियों में जो है लगातार वही सुरक्षा थी जो सुरक्षा थी, लेकिन 6 पेशियों में नहीं भागा, लेकिन इस पेशी में चला गया। तो देखिए कहीं ना कहीं खुद ने माना इस चीज को कि उसके साथ पहले नहीं हुआ तो लापरवाही के रूप में, लेकिन सरकार ने कहा कि जो लोग भी दोषी हैं, चाहे लापरवाही के दोषी हो, और खुद अभी बिस्सा साहब ने कहा, रचो साहब ने कहा कि उसमें साजिश थी या नहीं थी, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में सरकार पूरी तरीके से जो है सचेत है, सतर्क है। जितने भी लोग थे इनको किसी को छोड़ा नहीं गया, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो लोग थे उनको सस्पेंशन किया गया। अभी जो कार्रवाई हो रही है वो भी संतुष्टि वाली नहीं है। सचिन पायलट ने सवाल खड़ा किया शुरुआत में, मनोज जी आपने भी सवाल खड़ा किया था कि जो बाद में पुलिस कर रही है वो संतुष्टि के लायक नहीं है, पुलिस का रुख काफी ढीला है। देखिए अश्विनी जी, बार बार अभी पायलट साहब ने भी यही कहा और यही बात मैं पंकज जी से पूछना चाहता हूं कि ये पूरी घटनाक्रम जो हुआ है ये सरकार की चूक है या करतूत है, ये हम जानना चाहते हैं। और ये पूरी घटनाक्रम इतने नाटकीय ढंग से हुई है कि जो भी सुनने वाला और व्यूअर भी जो अभी बोल रहे हैं, ये सब इस बात को मानने को सब एक ही बात पे आ रहे हैं कि सरकार की ये बहुत बड़ी चूक है और गृह मंत्री जी इस मामले को संभालने में पूरी तरह असमर्थ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जो मैंने क्वेश्चन उठाया था वो ये बात कह रहे हैं कि जेल प्रशासन और पुलिस के बीच में आपस में लाइजनिंग नहीं है। जब अपराधी को लाया जाता है तो उसकी पूरी तहकीकात के हिसाब से पूरी सुरक्षा नहीं रखी गई। और आप ये देखिए, बार बार पंकज जी बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। 12-13 में जब ये पुलिस जाब्ते में आते थे तो इससे डबल जाब्ता चल रहा था, और ये जाब्ता अभी कम क्यों किया गया? हम ये बात भारतीय जनता पार्टी से बार बार पूछ रहे हैं, आप इस बात का जवाब दे दीजिए। नहीं, कांग्रेस से कहते हैं हमारे टाइम पे आप इस बात का जवाब दे दीजिए। 12-13 में जाब्ता डबल था, आपने इस बार 13-14-15 में इसका जाब्ता कम क्यों किया? आप इस बात का जवाब दे दें जनता को, और आपके हम सुनने को तैयार बैठे हुए। आप इस बात का जवाब दीजिए कि जाब्ता कम क्यों किया गया, किसकी साजिश जानना चाहेंगे लोग, जानना चाहेंगे। ओम प्रकाश जी अलवर से और तंवर सिंह जी प्रतापगढ़ से भी ये जानना चाहेंगे। पंकज जी कुछ बोलेंगे आप? नहीं, देखिए मैं फिर आपको कहा ना, बहुत साफ सी कहा जो प्रक्रिया होती है कि जाब्ता बेसिकली सरकारें तय नहीं करती कि साथ कैसा जाब्ता जाएगा। खुद बिस्सा साहब ने कहा कि इसको जो है चालानी गार्ड का उसका पूरा का पूरा ब्यौरा होता है, उस व्यक्ति के अपराध का ब्यौरा होता है, उस अपराध के साथ कैसे लोग जाएंगे, लोगों के सवाल है उनका रुख कर लेता हूं, उनसे समझ लेते हैं। ओम प्रकाश जी अलवर से और तंवर सिंह जी एक तरफ तो आप कहते हैं कि इसमें जो है राज्य सरकारों को दखल नहीं होना चाहिए और इसमें खाली राज्य सरकार के मंत्री दखल देते हो। सवाल ये है कि राज्य में आपके भागे, इसलिए सवाल आप पर खड़े होंगे। ओम प्रकाश जी आप क्या कहेंगे? जी अश्विनी जी, मेरा कहना यह है कि अभी जैसे पिछली कार्रवाई अलवर जेल में की गई थी और आप अभी बता रहे थे कि एक मोबाइल पकड़ा गया था 17 जी। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके अपनी राय बताएं प्लीज। जी, अभी आप जैसे बता रहे थे कि अलवर जेल में एक मोबाइल पकड़ा गया था, लेकिन मोबाइल 17 पकड़े गए थे जी। और जितने भी हार्डकोर अपराधी होते जेल के अंदर, उनको जितने भी अपराधी जेल में होते हैं, जो ये नामी अपराधी होते हैं, इनको जेल के अंदर सारी सुविधाएं दी जाती हैं।
इनको मोबाइल भी दिया जाता है, इनको विस्की भी दी जाती है, इनको चिकन भी दिया जाता है। इनकी अंदर सेटिंग होती है, जो नए अपराधी आते हैं उनसे ये पैसे की उगाही करते हैं, उस पैसे को उगा कर ही ये पुलिस अध्यक्ष जो जेल का होता है उसको देते हैं और जी। इनको ये पूरी छूट दी जाती है अंदर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खुलासे के लिए। तंवर सिंह जी प्रतापगढ़ से, आप क्या कहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अलवर से जो हमारे दर्शक जुड़े उन्होंने भी कहा, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं भी एक भूतपूर्व पुलिस कांस्टेबल रहा हूँ सर जी। तो मेरा कहना है, हम भी कई बार जेलों में जैसे आकस्मिक निरीक्षण के लिए गए हैं, तो हमें कैदियों से जानकारी मिली है, वो भी यूं कहते थे कि सर आप आना तो आपको 11 बजे था, लेकिन आप तो 4 बजे पहुंचे। मेरे कहने का मतलब ये, इसका मतलब उनको पहले से सूचित कर दिया जाता है। पुलिस केवल वहाँ एक फॉर्मेलिटी के तौर के ऊपर जाके और वो परीक्षण करके, आकस्मिक निरीक्षण करके आती। चलिए, सुमेर सिंह जी जयपुर से है, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगा। सुमेर सिंह जी, आपकी भी राय जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? मैं पंकज जी से सवाल करना चाहता हूँ। जी। पंकज जी को ये बताना चाहता हूँ कि आप इतने दिनों हो गए, फिर भी कोई अभी आपके पास कोई है नहीं कि आप क्लीन चिट किसी को दे नहीं रहे कि हम पकड़ेंगे, कब तक पकड़ेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर पंकज जी इस चीज को प्रूव कर दे भाई हम कितने दिनों पकड़ेंगे, तो आप क्या बात इसको साबित कर सकते हैं क्या पंकज जी? पंकज जी, कितने दिन पकड़ेंगे? पकड़ना होता सरकार डेडलाइन तय कर सकती है क्या? सरकार डेडलाइन तय कर सकती है क्या? अपराधी की डेडलाइन, मैं कह रहा हूं अपराधी की डेडलाइन कोई तय थोड़ी है। अपराधी तो पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अपराधी हो सकता है अभी 2 घंटे पकड़ा जाए, हो सकता है 4 घंटे पकड़ा जाए, 2 साल और 20 साल भी नहीं पकड़ा जाए, लगातार कोशिश की जा रही है सरकार जो है। चलिए, जवाब मेरे ख्याल से सुमेर सिंह जी आपको मिल गया होगा। फिलहाल एक ब्रेक देखते रहिए, आखिरी दौर के लिए लौटेंगे और आनंद पाल को कैसे पकड़ा जा सकता है जानने की कोशिश होगी ब्रेक के उस बाद। सवाल ये कि आनंद पाल के फरार होने से पहले भी राजस्थान से और राजस्थान पुलिस के हाथों कई हार्डकोर बदमाश और इस तरह के अपराधी फरार हो चुके हैं और बाद में जांच में इस बात को सामने आई है बातें कि इसमें पुलिसकर्मियों को कहीं ना कहीं मिलीभगत होती है। इस मामले में जिस तरह से आनंद पाल का जो अपराध है उसमें इतनी बड़ी चूक का होना, इतनी बड़ी लापरवाही का होना निश्चित रूप से संदेह तो पैदा करता ही है और उनका हाथ है या नहीं ये जांच के बाद वैसे साबित होगा। पुलिस प्रशासन का जो खुफिया तंत्र था वो पूरी तरह फेल हो गया और जिस दिन उसको पेशी पर लेके उस दिन मात्र 12 पुलिस वाले थे और दिन की अपेक्षा जब 100 पुलिस वाले उसके साथ जाया करते थे, उस दिन 12 ही क्यों गए, ये चर्चा का और कारण विषय बना हुआ है।